और हमारा नेवी का विक्रांत अगर उड़ जाता ना तो तहस नहस हो जाते हम, क्योंकि वो 1 किलोमीटर लंबा जहाज था, आधा किलोमीटर लंबा, और उसके ऊपर एक बांग्लादेश पहले था पूर्वी पाकिस्तान। जब देश का विभाजन हुआ तो 1909 में भी फिक्स हो गया था कि देश का विभाजन होगा, क्योंकि 1909 में अंग्रेजों ने इतना घटिया कानून लाए थे सब कि जिधर मुसलमान ज्यादा है वहां चुनाव लड़ने का अधिकार केवल मुसलमानों का होगा। इस एरिया में मुसलमान ज्यादा थे तो अंग्रेजों ने कर दिया यहाँ केवल मुसलमान चुनाव लड़ेगा, बाकी चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता, जीतने की बात ही अलग कर दो। इसने तो पार्शियल विभाजन वहीं कर दिया, मेंटेलिटी वहीं कर दिया, वहां से लोगों का पलायन चालू हो गया, समझा गया कि नहीं आ गया। और इधर इस एरिया में मुस्लिम ज्यादा थे तो इधर कर दिया कि इधर मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। अब बस ट्रायल लिया 1937 में म्यांमार को अलग करके, देखा कुछ नहीं बोल रहे तो 1947 में देश का विभाजन कर दिया, विभाजन कर दिया और कहा कि इन दोनों के बीच में एक रास्ता जाएगा, सड़क जाएगा। अब भैया सड़क तो अभी हो जाता है, देश में सड़क की तो कमी है नहीं, ऐसा बैल था सब, बीचों में से सड़क ले रहा था सब, पहियो सड़क बंद कर देंगे लोग तो सड़क तो हम लोग का सड़क है, तुम्हारा सड़क है, वो बैला एक्सेप्ट कर लिया, सड़क मिट गया, सड़क मिट गया। भाई सड़क का समझौता एक्सप्रेस, इंडिया पाकिस्तान से ट्रेन भी जा सकती है, बाघा बॉर्डर पे आज भी देखेंगे परेड होता है, वो कब होगा? जब दोनों देशों के बीच में शांति रहेगा। तो युद्ध में कौन सी बने होता है वो, हम तो कहेंगे सड़क ले आओ, लूट लेंगे लोग, और ट्रक लेके ट्रक वहां सही रख लेंगे, तो नहीं समझे, आएंगे बिचवा में से ले जाएंगे, पत्ते नहीं चल रहे, यहाँ बिहार पड़ता है, आओ ट्रक लेके आओ। बाकी यूपी वालों से रिक्वेस्ट किया जाएगा भाई तुम ट्रक को, हम ही वाला ट्रक, हम ही ट्रक, हम कहना ना आधा आधा आधा, बिचवा में से रास्ता मांग रहा था, हाँ अंग्रेजों ने कहा ठीक है रास्ता दे देंगे, भारत वालों ने कहा कि अच्छा रास्ता ले, ठीक ले 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 रास्ता ले ले, रास्ता दिया तो रास्ता खत्म। अब बांग्ला देखो, पाकिस्तानी सच में बहुत कमीने होते हैं, सच में, मतलब उन छोटे होते ही बहुत हरामी टाइप के हैं। कैसे देखो समझे, 1947 में देश आजाद हुआ और अब यहां भी चुनाव लड़ेंगे, यहां भी चुनाव होगा, जैसे भारत में यहां भी चुनाव होता है, यहां भी होता है, अंडमान में भी होता है, लक्षद्वीप में भी होता है। क्या अंडमान का कोई व्यक्ति चुनाव लड़के भारत का गृह मंत्री बनना चाहे तो हम लोग ये कहेंगे कि तुम वहां का है, कैसे बन सकता है? अरे हमें क्या मतलब यार, तुम देश के नागरिक को कहीं गिराने हो। केरल का आदमी अगर चुनाव लड़के यहाँ जाके गृह मंत्री बनना चाहेगा, हम कभी विरोध करेंगे? भाई कोई भी कहीं का बन सकता है, कर्नाटक से देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने, गुजरात से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने, समझे कि नहीं? हम लोग कभी कहते हैं, लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले इस पूर्वी पाकिस्तान को नीच बोलता था सब, क्या बोलता था सब? नीच, और बहुत बुरा बोलता था। लेकिन ये बंगाली था सब। अच्छा, बंगालियों में एक खासियत क्या है, कम पैसा रहेगा कम हिसाब से जीवन जिएगा, ज्यादा पैसा रहेगा ज्यादा जीवन जिएगा, अमीर गरीब दोनों खुशहाल रहेगा, किसी दूसरे से 3-5 नहीं करेगा। बंगालियों में एक खासियत है, देखना ना 2 घंटा लड़ाई करेगा तो हाथापाई नहीं करेगा सर, 2 घंटा से लड़ रहा है, आमी छोड़बो ना बोध माइस, आमी मारबो, हाँ बोलेगा खूब, आमी बकोट दे तू, लेकिन कुछ करेगा नहीं, लड़ाई नहीं करेगा, बड़ा सीधा होता है इस समय। आपने अब बिहार में पहले मारेगा, कौन सी बोल रहे हो, कौन सी पहले मारेगा, तो ये लोग बड़ा सीधा थे। तो यहाँ पे भी अच्छे लोगों के जो समझदार तो थे सब इधर भी। तो एक बार 1970 में इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन होता है तो चुनाव में कहीं से खड़े होंगे, तो यहां से खड़े होते हैं आवामी लीग पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान, और शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाते हैं, और सबसे ज्यादा सीट इन्हीं को आ जाती है। मतलब इनको चाहने वाले इधर भी थे और इनको चाहने वाले इधर भी थे, मेजॉरिटी वोट इन्हें इधर से आया था क्योंकि एरिया बड़ा था, और इधर से भी आया था, और इतना सीट आया कि प्रधानमंत्री के लिए सीट हो गया, बड़ी खुश, और यहाँ के लोग भी बहुत खुश। भैया किसी राज्य का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, पूरा राज्य खुश। अब जैसे मान के छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो छत्तीसगढ़ वाला स्पेशल खुश होगा, अभी गुजरात वाला स्पेशल खुश होता है, होगा कि नहीं? तो वैसे बांग्लादेश के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग स्पेशल खुश हुए। अभी गए जहाज से कहां पर, पाकिस्तान, शपथ लेने के लिए, तो शपथ लेने गए ना तो इनको जेल डाल दिया सर। वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने गया है, उसको जेल डाल दिया सर। कहा कितने करियठा प्रधानमंत्री बनेगा, उनको काला बोला, काला, कहता कितने प्रधानमंत्री बनेगा, बंगाली, उसको बंगाली गाली गलौज किया और कहा कि तुम प्रधानमंत्री बनेगा। अब तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का आग बबूला हो गए कि जब तुमको हमसे इतना ही नफरत है तो हम तुम्हारे साथ क्या रहेंगे, हम देश आजाद कर लेंगे, हम देश आजाद कर लेंगे। अब यहाँ विद्रोह होने लगा और कहा मुक्त होंगे, हम क्या होंगे, मुक्त होंगे। और इन्होंने अपना संगठन बना दिया, कहा कि हमारे नेता को छोड़ो, हथियार उठा लिया, नाम रखा मुक्ति वाहिनी। क्या नाम रखा? पाकिस्तान ने क्या किया, जनरल टिक्का खान को भेजा। किसे भेजा? टिक्का खान, उसका नाम था टिक्का खान। बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, बूचर ऑफ बांग्लादेश, कसाई। तो जब टिक्का खान आया यहाँ पर ना, नेवी के रास्ते आया और बांग्लादेश का कमांड संभाला, जनरल टिक्का खान ने जितने लोग थे सबको मरवा दिया, पूरा गांव का गांव गिरफ्तार किया, और नीचता की हद देखो, पुरुषों को पहले मरवा दिया,
और महिलाओं को शॉर्टलिस्टेड किया कि जिनका उम्र 30 साल से कम है अलग करो, और जिनका उम्र 30 साल से ज्यादा उन्हें अलग करो। जो 30 साल से ज्यादा की थी उनको गोली मार दिया सबके सामने, जो 30 साल से कम की थी उनको घसीट के लाया गया और पाकिस्तानी फौजियों को यहां से बुलाया गया और कहा गया कि इन औरतों को अलग देश चाहिए, इनके बच्चों को अलग देश चाहिए। पाकिस्तान से फौजियों को लाया गया और आदेश दिया गया कि इन महिलाओं का रेप करो और जो इनसे बच्चा पैदा होगा वो प्योर पाकिस्तानी कहलाएगा। 25,000 पाकिस्तानियों को लाया गया, उन्हें रजाकार कहा गया उनको, जो यहाँ है। और ऑफिशियली 25,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया, ये ऑफिशियल डाटा है, जबकि हमेशा ये डाटा 10 गुना कम होता है। अभी भी सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसा होता है, कोई कहाँ जाएगा, और उन इतना अत्याचार कर दिया सब जिसका कोई हक नहीं। अब डर, वहां के लोग जान बचाने के लिए भागे, तो कहां भागेंगे? भारत की ओर शरण लेने आए, 5-6 लाख लोग भारत में शरण लेने आए। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने कहा मानेक शॉ को बुला के युद्ध कीजिए। उन्होंने कहा कि बरसात का समय है, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाएगा, हमारी पूरा सैनिक फंस जाएंगे सब बाढ़ में, बाढ़ खत्म होने चाहिए, ठंडी के दिन में युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा युद्ध की तैयारी कीजिए। अब युद्ध की तैयारी चालू हो गई। अब इस युद्ध की तैयारी में जब बांग्लादेश में क्या होगा, युद्ध होगा, तो युद्ध केवल एक ही जगह पे तो लड़े नहीं जाते हैं, युद्ध का तो पूरा इंटरनेशनल प्रभाव पड़ता है। अब इसमें जब युद्ध का प्रभाव पड़ा तो इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल उसमें लग गई कि पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। तो इंदिरा गांधी ने संपर्क की किससे? रूस से। और कहीं याद कीजिए, श्रीलंका में जब अमेरिका आ रहा था, हम ही लोग भगाए थे, हमारी मदद कीजिएगा ना, तो रूस ने वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे। इसकी खबर पाकिस्तान को लग गई, पाकिस्तान अमेरिका चल गया कि हम हमारा टुकड़ा करने वाला है, सो आप मदद कीजिएगा ना। तो ये भी कहा कि हम मदद करेंगे। अमेरिका उठ के इंदिरा गांधी को फोन किया, कहा कि पाकिस्तान की ओर एक भी नजर उठा के देखेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इंदिरा गांधी फोन रखी और मानेक शॉ को फोन की, युद्ध करिए, युद्ध करिए। समझ में आ गया? इंदिरा गांधी युद्ध शुरू कर दी। अमेरिका का घनघोर बेइज्जती हुआ यहाँ। अमेरिका कहा कि कैसन महिला हम धमकी दिए तो आज ही स्टार्ट कर दी युद्ध, यार बहुत खतरनाक है यार। उसका अमेरिका फोन किया, इंदिरा गांधी को बुलाया कि आप अमेरिका आइए, कहें कि युद्ध के बाद आएंगे, युद्ध के बाद आएंगे। अब यहां से भयंकर रूप ले लिया, भयंकर रूप ले लिया। अब यहां से इंडियन आर्मी अंदर चली गई, इंडियन आर्मी अंदर चली गई। और इंडियन आर्मी ने जितने वहां पर जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे, जिनके सामने उनकी माओ को गोली मारा गया था, उनकी बहनों के साथ रेप किया गया था, इंडियन आर्मी ने बस उन्हें बुलाया और हथियार दिया। उन्होंने कहा कि हमें चलाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 5 गोली चलाएंगे, हम सीख लेंगे। तो इंडियन आर्मी ने बस उन्हें सिखा दिया कि गोली कैसे चलता है, निशाना सीधा कैसे लगता है, गोली चलाने के टाइम में सांस नहीं लेना होता, उस टाइम पे सांस रोक लेना होता है, ट्रेनिंग दे दिया। बस इंडियन आर्मी भर भर के हथियार दिया। जिसके सामने उसके बाप को गोली मारा गया हो, उसकी माँ को गोली मारा गया, उसकी बहन का रेप किया गया हो, वो इंसान कितना खतरनाक लड़ेगा। तो जो बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी थे ना, किसी किसी को 10-10 गोली लग गया, फिर भी बंदूक उठा के मार रहा है। 10 गोली लगल है, पता है कि मरने वाले हैं, खून के बाद में जाए सब, पूरा परिवार मार दिया, पहुंची बचल है यहाँ पे, मार रहा है। इतना मार मारे सब मुक्ति वाहिनी ना। अब पाकिस्तान कहा कि तो बहुत खतरनाक हो गया। अब पूरे बांग्लादेश के अंदर कौन घुस गया? इंडियन आर्मी। और बड़े बड़े टारगेट को कौन मार रही थी? इंडियन आर्मी। जैसे कोई बहुत टारगेट है, कोई दुश्मन छुपा है स्नाइपर लेके, तो इंडियन आर्मी के मेन टारगेट कौन उड़ा दी? इंडियन आर्मी। और नीचे कौन साफ कर रहा है? मुक्ति वाहिनी। क्योंकि इंडियन आर्मी को गली मोहल्ला क्या पता था, कौन मोहल्ला में कौन रहता है, वहां का लोकल है ना बताएगा। ऐसा सबको हथियार बांट दिया हम लोग, और लोकल कर रहा है, ये मारा है, तोरे पापा को ये मारा था, दरवाजा खट नहीं खोलेगा, धान कहने रे धान धान मार दिया। यहाँ पर इतना मार मार के मुक्ति वाहिनी लेके घूम रहा था, ये मारा था, चाचा को ही मारा था, ले खून होके मारे, तोरे चाचा के ही मर ले, हम मार दिल को, ले 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 ले, पूरा तहस नहस हो गया। पाकिस्तान ने आदेश दिया अपनी एयरफोर्स को। किसको आदेश दिया? एयरफोर्स को, कि भारत पर हमला किया जाए, भारत पर हमला किया जाए। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स एंट्री मार दी, एयरफोर्स एंट्री मार दी इंडिया के अंदर। उस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया से तगड़ी थी उस समय, क्योंकि अमेरिका ने उसे हथियार दिया था, और हम लोग का भी एयरफोर्स बढ़िया था। देखो जहाज से मतलब नहीं होता, चला कौन रहा इससे मतलब। अब इंदिरा गांधी को दिल्ली में भाषण देना था, अब पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला कर दी थी। अब इंदिरा गांधी को कहा गया कि लोगों ने कहा, जो पॉलिटिकल सलाह देने वाले, मैडम भाषण कैंसिल कीजिए, एयरफोर्स घुस चुकी है, बंकर में चली जाइए। तो इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ से कहा कि हम भाषण दे सकते हैं कि नहीं। तो मानेक शॉ ने विंग कमांडर इदरीस को फोन किया। विंग कमांडर इदरीस ने कहा हम हैं इधर संभाल रहे हैं। विंग कमांडर इदरीस एयरफोर्स के थे, विंग कमांडर इदरीस ने पूरा संभाल कर रख लिया। एक पाकिस्तानी जहाज दिल्ली नहीं पहुंची थी। इंदिरा गांधी ने 1 घंटा का भाषण 1.5 घंटा तक दी थी। जब इंदिरा गांधी उतर रही थी तो मीडिया ने पूछा कि मैडम अभी आप भाषण दे रही हैं, अभी भी भारत के ऊपर पाकिस्तानी जहाज मंडरा रहे हैं। तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया था, मुझे अपनी फौज पर भरोसा। चला गया। अब यहाँ चांदपुरी सिख थे,
कुलदीप सिंह चांदपुरी, उनको दिल्ली से ऑर्डर आया कि आप केवल 120 जवान हैं, सामने से 6000 की फौज है और उनके साथ पूरा आर्मर्ड व्हीकल है, आप पोस्ट छोड़ के हट जाइए। तो मेजर चांदपुरी ने कहा, कुलदीप सिंह चांदपुरी, मैं सिख हूं, सिख, 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। मतलब अगर सामने 1.25 लाख की फौज है ना, तो भी सिख एक बार पीछे नहीं हटेगा, तब कहलाएगा कि वो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य है, हम लड़ेंगे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। अब उनके पास कुछ था ही नहीं लड़ने के लिए, तो बारूदी सुरंग थे उनके पास, जिस पे टैंक लगा देते तो टैंक क्या हो जाता, ब्लास्ट करके उड़ सकता, वो भी लिमिटेड था, वो भी क्या था, लिमिटेड। तो इन लोगों ने क्या किया, रेगिस्तान में फॉरवर्ड पोजीशन पे उस बारूदी सुरंगों को लगाया, जिस पे टैंक चढ़ेगा तो उड़ जाएगा, और बाकी जगह पे खाना खाने वाला टिफिन कई लेयर का नहीं होता है, उसको निकाल निकाल दफना दिया। पाकिस्तानी टैंक आई, पाकिस्तानी टैंक आया, पहले ओरिजिनल माइंस पे चढ़ा, उड़ गया, दूसरा चढ़ा, उड़ गया, पाकिस्तानी डर गया, पाकिस्तानी डर गया। और उस समय हमारे यहाँ जोधपुर एयरफोर्स था, उस समय रात में जहाजें उड़ान नहीं भर सकती थी, 1971 की बात। आई सब सोचा रात भर में कब्जा कर लेंगे, लेकिन इन्होंने बस 3-4 को बारूदी सुरंग बिछाए थे, और 3-4 उड़ गया, बाकी पाकिस्तानी डर गया। टिफिनवा को बारूदी सुरंग समझ के रात भर निकाल रहा था, बैला कुली रात खत्म कर दिया सब। जब भोर हुआ ना, कहा से सुधरा तो टिफिन रे, हमला करो। अब इधर से मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, इन्होंने कहा इधर से भी हमला करो। अब पूरी इंडियन आर्मी महज 120, वहां 6000 मार के सुला दिया सब। लेकिन तब पाकिस्तानियों ने कहा सेना पीछे हटो, टैंक आगे ले आओ। टैंक के पीछे पाकिस्तानी छुप गए सब, हमला करना। अब टैंक पे कुछ असर नहीं करता, बम मारेंगे, उड़ जाएगा, झाड़ देगा जब बम मारेंगे। अब आर्मी क्या करे, लेकिन अफसोस की बात है कि सुबह हो चुकी थी और जोधपुर से एयरफोर्स चल चुकी थी। तब तक एयरफोर्स आई, इतना बम्बार्डमेंट की, इतना बम्बार्डमेंट की कि टैंक के अंदर से निकल के टैंक छोड़ के भाग गया सब पाकिस्तानी सब, टैंक छोड़ के भाग गया सब। और महज 120 जवानों को ये लोग नहीं हरा पाए पूरे टैंक के साथ। और इधर इंडियन आर्मी पूरा बम्बार्डमेंट कर रही थी और यहाँ पे पूरी इंडियन आर्मी घेर ली चारों ओर से। तो मानेक साहब रेडियो पे आए और उन्होंने कहा कि आपके साथ एक फौजी की तरह सलूक किया जाएगा, आप सरेंडर कर दीजिए, आपका देश हार चुका है, घुटने टेक चुका है, आपको इज्जत से घर लौटने दिया जाएगा, परिवार के साथ खुश रहिएगा, नहीं तो इंडियन आर्मी घेर चुकी है, 2 दिन का मोहलत देते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। 2 मिनट बाद सरेंडर कर दिए सर। जानते हैं कितना सरेंडर किया? 93,000। कितने फौजियों ने सरेंडर किया? और इधर हम लोग के कितने थे? इस 120 को आदेश था कि पीछे हटो, लेकिन नहीं हटे थे। और इनको था कि लड़ो, लेकिन 93,000 सरेंडर किए थे। बाप बाप होता है, सिंह अरोड़ा, समझना क्या कि नहीं आ गया? जगजीत सिंह, इन्होंने पूरा भारत को इधर से नेवी से घेर दिया। इतना मार मारा ना कि पाकिस्तानी पगला गया सब। तो खाना पीना का सप्लाई बंद कर दिया है सब, एयरपोर्ट सब बंद। इधर से मार रही है नेवी, अंदर घुस गई है आर्मी, और ऊपर से बरसा रही है एयरफोर्स, और गली में घूम रहा है सब मुफ्ती भाई। हम जाए कहाँ, हम कहाँ जाए, चारों से मार रहा है सब। अब पाकिस्तान ने कहा बांग्लादेश को, अमेरिका को कि महाराज मर जाएंगे तब आइएगा, जल्दी आइए। अमेरिका ने कहा अपना 7वां बेड़ा भेजा, और जिसमें परमाणु बम लदा हुआ था, पानी वाली जहाज का पूरा ग्रुप था, और वो 7वां बेड़ा आके और यहां चल दिया। 7वां बेड़ा चल दिया। इंदिरा गांधी को जब खबर लगी कि अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके चल दिया, उस समय हमारे पास परमाणु बम नहीं था, इंदिरा गांधी ने तुरंत मानेक साहब ने बताया कि मैडम दिस वेरी बैड न्यूज, अमेरिका चल चुका है, वहां परमाणु बम है उसके पास। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप जंग के मैदान पे ध्यान दीजिए। रूस फोन की कि ऐसा चल दिया है वहां पे। रूस ने यहां से अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, रूस ने यहां से भेज दिया 40वां बेड़ा। और इस एरिया में बंगाल की खाड़ी में आके खड़ा हो गया रूस का 40वां बेड़ा। और रूस के 40वां बेड़ा ने अपने समुद्र के अंदर से सारी पनडुब्बियों को बाहर निकाल दिया और अपनी ऑटोमेटिक मिसाइलों को ऑन कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक मिसाइलें ऐसी थी कि 400 किलोमीटर दूर के एरिया में रहेंगे ना, बिना पूछले मार देगा। वहां पे ऑन करके बता दिया कि आप लौट जाइए, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यू आर ऑर्डर टू रिटर्न फ्रॉम दिस बे ऑफ बंगाल। रूस की सेना ने बोला लौट जाइए। अब रूस और ब्रिटेन एक साथ आए थे सब, रूस भी आया था और ब्रिटेन भी एक साथ आए थे सब। और डीगो गार्सिया थे, हाँ, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका। और लंगर कहां डाले थे सब पता है? डीगो गार्सिया में। अभी दिखाएं डीगो गार्सिया में। ब्रिटेन ने कहा अमेरिका से, वी आर टू लेट, हम बहुत लेट हो गए, अब लौट चलते हैं। तो अमेरिकी सेना यहां से लौट गई और रूस का 40वां बेड़ा यहीं खड़ा था। और रूस ने भारत से कहा हमला को 10 गुना तेज कर दो। भारत में इतना मार मारा, वहां के राज्यपाल को फोन किया, अपना घर खाली कर दीजिए, हम मिसाइल मारने वाले हैं। वो घर खाली किया, गेट से बाहर गए थे तो मिसाइल मार दिया। कहा कि देखिए हम चाहते तो आपको ही मार सकते थे, आपको बता के मारे हैं ना, हम हिंदुस्तान वाले हैं, छाती पे वार करते हैं, सामने से, पीठ पीछे हम नहीं मारते। और आज भी हम पाकिस्तान वालों से कहते हैं, याद रखो पाकिस्तानियों, जब तुम रात में सो जाते हो ना,
हमें पता है कि कोई तुम्हारा बच्चा स्कूल ना जाए, कोई तुम्हारे छोटे बच्चे सड़कों पे खेले नहीं, कोई दुकान लगाने वाला गरीब इंसान कहीं दुकान से लौट रहा होगा, कोई मजदूरी करके लौट रहा होगा, उस समय भारत हमला कर देगा तो एक मासूम इंसान मर सकता है। इसलिए हम लोग रात में हमला करते हैं, और हम लोग हमला किसी के घर पे नहीं करते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारते हैं उसके आर्मी बेस के ऊपर यहाँ पर। और जिस दिन लगेगा बहुत पावरफुल है, बोल देना हम लोग हीरा मंडी वाले को भी उड़ा देंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान वाला हीरा मंडी का दलाल क्या बोलेगा यहाँ पे। अब आर्मी क्या हो गई, घेर ली, नेवी क्या की बड़ मार मारी इन लोग को। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान, अमेरिका ने एकदम घातक चाल चला था, एक पानी के अंदर हमला करने वाली पनडुब्बी दिया था पाकिस्तान को, पीएनएस गाजी। और पीएनएस गाजी इतना खतरनाक था कि पानी के अंदर रहता था और जाके मार सकता था हमारे सबसे बड़े विमान वाहक बोट नेवी के विक्रांत को। और हमारा नेवी का विक्रांत अगर उड़ जाता ना तो तहस नहस हो जाते हम, क्योंकि वो 1 किलोमीटर लंबा जहाज था, आधा किलोमीटर लंबा, और उसके ऊपर एयरपोर्ट था, वो पानी वाली जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, तो हमारी लड़ाकू जहाज उस पर उतरती थी और वहां से समुद्र से उड़ान भर भर के मारती थी किसको, बांग्लादेश। बांग्लादेश का चारों ओर से आ जाता है सभी सब। अब हमारे विक्रांत को मारने के लिए चल दिया था पाकिस्तान से कौन, पीएनएस गाजी। लेकिन एक गड़बड़ हो गया, पीएनएस गाजी ने यहां से जब मालदीव क्रॉस कर रहा था तो उसने एक लुब्रिकेंट की बात की थी कि हमारा ये लुब्रिकेंट लीकेज हो रहा है, और वो लुब्रिकेंट केवल पनडुब्बी में यूज होता है। इंडियन नेवी समझ गई, तो तुम्हें पनडुब्बी चल दी है, पीएनएस गाजी चल चुका है, और पीएनएस गाजी अगर चल दिया रहा था तो हमारा विक्रांत को मार के गिरा देता, और हमारा विक्रांत डूबता तो उसके साथ साथ 40-50 एयरफोर्स के जहाजें उसके ऊपर थी, इतनी नेवी गिरती। और किसी भी देश का रीढ़ बोला जाता है विमान वाहक पोत, वो गिरने का मतलब सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत को क्या कर दिया, छुपा दिए। आईएनएस विक्रांत को क्या कर दिए, छुपा दिए, बंगाल की खाड़ी में छुपा दिए। और इधर पाकिस्तान से चल दिया था पीएनएस गाजी, अब बंगाल की खाड़ी में घुस गया पीएनएस गाजी। अब पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता थी आईएनएस राजपूत में, एक जहाज थी आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत का इंजन खराब था, आफत हो गया यहाँ से। अब उसका इंजन में मेंटेनेंस चल रहा था, अब वो खड़ा था विशाखापट्टनम में। कहां खड़ा था, तो इंडियन नेवी ने चाल चला, कहा कि क्यों ना हम पीएनएस गाजी को ही विशाखापट्टनम में बुला ले। कहा ही कैसे, तो इंडियन नेवी ने चाल चला, विशाखापट्टनम में हल्ला कर दिया। 1 लाख अंडा चाहिए, 1 लाख अंडा, 2 लाख लीटर ये दूध चाहिए, फल चाहिए, ये चाहिए। विक्रांत आ गया है, विक्रांत आ गया है, विक्रांत आ रहा है। विक्रांत पानी वाली जहाज 1 किलोमीटर, उस पर 10-15 हजार फौजी रहते हैं, और एक बार में 6 महीने का राशन रखता है, सोच खाली कर देता है। तो पूरा ऑर्डर लगा दिया गया, इंडियन नेवी खरीद ली कितना, तो 2 लाख के लिए आलू। क्या हो गया, आलू खत्म, अरे यार सब विक्रांत आ गया ले गया, विक्रांत आ गया ले गया, पूरा हो गया। और नेवी खरीदती है, थोड़ा ज्यादा पैसा देती थी क्योंकि उसको जरूरत चाहिए और ये ग्रेड चाहिए। सब पूरा विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया, विक्रांत आ गया, विक्रांत आ गया। ये खबर पाकिस्तानी जासूस को लग गई कि विक्रांत आया है विशाखापट्टनम में राशन भरने के लिए। वो खबर दिया किसको, पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाले खबर दिया पीएनएस गाजी को। अब पीएनएस गाजी मुड़ गया पीएनएस गाजी मुड़ गया, कहां मुड़ा, विशाखापट्टनम पे। अब विशाखापट्टनम में इंजन बंद करके खड़ा कौन था, आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत देखा, आओ बाबू आओ आओ। अब विक्रांत कहां खड़ा था, बंगाल की खाड़ी में। आई बैला मुड़ गया कहां पे, विशाखापट्टनम। आओ वहां पे आओ, बुलाया, और जैसे पार आया, बारूदी सुरंग था और टारपीडो मारा, बारूदी सुरंग में लड़ गया पीएनएस गाजी, और पीएनएस गाजी में भीषण ब्लास्ट हो गया, ऊपर लाश तैर रही थी। पाकिस्तान की अंतिम उम्मीद भी अब अपना दम तोड़ दी, पीएनएस गाजी डूब गया। अमेरिका इस पीएनएस गाजी को डुबाने वाला कोई दुनिया में नहीं था, लेकिन भारत ने खराब जहाज से मार के डुबा दिया उसे। अब जब पीएनएस गाजी डूब गया तो तब यहां से निकला विक्रांत। अब कहा अब तो हम दुआरी पे लगा देंगे इतना मार मारा, इन लोगों की हालत खराब हो गया। इन सारे लोगों के पास एकदम खाने पीने को लाला पड़ गया था यहाँ पर। अब पाकिस्तान ने कहा कि अब हम क्या करें, तो पाकिस्तान ने पता किया कि इस रेगिस्तान में यहाँ पर लोंगे वाला एक जगह है जहां केवल 120 भारतीय फौजी खड़े हैं, केवल 120 भारतीय। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये काम करते हैं, अब तो हम हार रहे हैं, हम क्या करते हैं, ये एरिया कब्जा कर लेते हैं कि जब नेगोशिएशन पे बैठेंगे लोग तो हम कहेंगे हम ये तब वापस करेंगे जब तुम मेरे ही वापस करो। तो यहां पर पाकिस्तान ने 6000 सैनिकों को भेजा, कितने लोगों से लड़ने के लिए, और पीछे बड़ा बड़ा टैंक भेजा, पूरा टैंक रेजिमेंट। अब टैंक देखे होंगे, आर्मर्ड टैंक होते हैं, इस युद्ध में देखे होंगे इस तरह, इस पे बम मारिएगा तो झाड़ देता है इसे, बम मारता है इसे। अब 100 से ज्यादा आर्मर्ड टैंक्स भेजा था और 6000 फौजियों को भेजा। अब पाकिस्तान देख रहा है वहां से इंडियन आर्मी को खबर